नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं ताकि स्टूडेंट्स को मैं अपनी कुछ बातें कह सकूं, अपनी कुछ बातें उनके साथ शेयर कर सकूं। दुनिया बहुत बदल चुकी है आज और ऑनलाइन दुनिया में हम जी रहे हैं और हमेशा नई बात होती रहती है। विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो या फिर बिजनेस यानी कॉमर्स के क्षेत्र में हो, तो हर जगह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और भारत की आज़ादी के 70 साल से भी अधिक हो चुके हैं और फिर भारत अपनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हमारा जो पालन पोषण होता है और हमारी जो कंडीशनिंग होती है, मतलब एक लाइन ऑफ थिंकिंग के अनुसार हमको सोचने की ट्रेनिंग बचपन से जो दी जाती रही है, मतलब जिस परिवार में हम बड़े होते हैं तो परिवार की बातों को सुन सुनकर जो हम सीखते चले जाते हैं और हमारी सोच भी उसी लाइन पे चलने लगती है। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में कंडीशनिंग। मतलब हमारी आदत बना दी जाती है एक तरीके से सोचने की, तो यह कंडीशनिंग हमारी होती है और तब हम अपने जीवन को उसी लाइन में लेकर आगे चलने की सोचने लगते हैं। लेकिन एक उम्र आती है, जैसे किशोरावस्था जब होती है, जब टीनेज होता है, तो बच्चा विद्रोह करने लगता है। वो बहुत सारी पुरानी मान्यताओं को चैलेंज करने लगता है। तो क्या होता है कि फिर वह उसमें एक उबाल आता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है और तब वह दुनिया में बहुत कुछ करने के सपने लेकर चलता है। लेकिन यह सरकार पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था चलती है और तब समाज में हमारा विकास होता है, बच्चों का विकास होता है और तब वो सोचने लगते हैं कि लाइफ में उनको करना क्या है। जैसे यूरोपियन सोसाइटी में बच्चों की कंडीशनिंग एक दूसरे सिस्टम में होती है, अमेरिकन सोसाइटी में दूसरे ढंग से होती है, अफ्रीकन सोसाइटी में दूसरे ढंग से होती है। तो उसी तरह एशियन सोसाइटी में भी बहुत सारे देश हैं। तो यहाँ पे बच्चों की कंडीशनिंग, हमारी जो कंडीशनिंग बचपन से हुई रहती है, वह अलग अलग तरीके से होती है और यह फैक्ट है, यह तो हमको मानना पड़ेगा। दूसरी बात होती है कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो पहली बात होती है कि उनको एजुकेशन क्या मिल रहा है और कैसे बच्चे उनके दोस्त हैं और स्टूडेंट्स आप हैं। और मेरा जो वीडियो होता है नॉर्मली स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में बहुत ऊर्जा है, वो बहुत कुछ जीवन में करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को मुखातिब होकर अपना वीडियोस बनाता हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बड़े लोग भी कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पे, तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी बातों को वो शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कभी रिएक्ट करते हैं तो कमेंट भी करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और यही होता है खुली सोच, कि मैं जो कुछ कहूँ उसके रिएक्शन में भी कोई बातें हों, तब क्या बात होती है कि आप भी कुछ शेयर करते हैं, मैं भी कुछ आपसे सीखता हूँ। तो क्या होता है कि हमारी जो शिक्षा जैसी होती है और जैसी हमारी संगत होती है वही हमारी सोच होती है। और भारत में बहुसंख्यक बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिली होती है, क्योंकि गरीबी में वो जीते हैं और गरीब परिवार से भी बच्चे बहुत अच्छा करियर बनाते हैं, आगे निकलते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, तो इसीलिए परेशानी वहाँ हो जाती है। दूसरी बात होती है कि हमारे दोस्त कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि जैसे आपके दोस्त हैं उसी तरह आपका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होने जा रहा है। यदि दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं, जस्ट टाइम पास हैं या इधर उधर घूमने वाले हैं, तो फिर आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कंपनी कैसी है। दो बच्चे बुद्धिमान हों और दोस्त हों वो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि 10 बच्चे ऐसे हों जो बेवकूफ़ हों तो उनके साथ आप बहुत ग्रो नहीं कर सकते। तो बच्चों में बेवकूफ़ी या बुद्धिमानी जो होती है वो परिवार से डेवलप करती है, समाज से डेवलप करती है। जिस परिवेश में वो रहते हैं उसके कारण बच्चे, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है, कोई बहुत आगे निकलता है, आउटस्टैंडिंग होता है। तो इसलिए बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि जिस परिवेश में वो बड़े होते हैं उसको समझने की ज़रूरत होती है। दूसरी बात होती है कि हम जिस संस्कृति में बड़े होते हैं उनका भी तो हम पर प्रभाव होता है। तो जैसे हम हिंदू संस्कृति में बड़े होते हैं तो हमारी सोच
हिंदू संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ती है और हम उसी में अपने को देखते हैं। अगर इस्लामिक संस्कृति में हम बड़े होते हैं तो क्या होता है कि हमारी सोच भी उसी तरह की होती है, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो उसी सोच में जीते हैं। और तब क्या होता है कि यदि आपने कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, यदि आप अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, आपकी सोच में खुलापन है, तो फिर आपके लिए ये मान्यताएं अधिक मतलब नहीं रखती एक समय के बाद। और तब आपको लगता है कि आपकी खुली सोच जो है वो ज्यादा जरूरी है। और क्या होता है, जैसे विभिन्न धर्म हमारे समाज में हैं, लेकिन जहां मानवता नहीं है तो फिर उस धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, केवल किताबों की बातें रह जाती हैं जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, और उनको भी अगर आज हम जीते हैं, मैं मानता हूं कि अगर कोई अच्छी बात है तो उसको आज भी हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे जो मूल्य हैं, और मूल्य क्या होते हैं, हमारी मानवता का जो संवाद देते हैं वही हमारे मूल्य होते हैं। और जो मानवता का संवाद न दे वो मूल्य नहीं है बल्कि दकियानुसी सोच है। तो इस सोच से बचना पड़ेगा, क्योंकि उस सोच में जीने से हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता, बस खाना पीना जीना और मर जाना, तो बस यही एक स्टोरी हो जाती है। तो इसीलिए खुली सोच में जीने की बहुत जरूरत है। और खुली सोच कैसे डेवलप करती है, जब तक हमारे अंदर में वो ताकत नहीं होगी, गलत शक्तियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने से हमारे अंदर में एक बवाल नहीं होगा, हमारे अंदर में एक क्रांतिकारी सोच नहीं डेवलप करेगी, तब तक कुछ नहीं होता है। और कितनी बार होता है कि हम कितनी बातों से डर जाते हैं और ये डर हमें अंदर से कमजोर बना देता है। और तब क्या होता है कि हम डर के साए में जीते हुए एक सोच के अनुसार चलने लगते हैं। किसी सोच के अनुसार चलना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब देखना है कि उस सोच में प्रगतिशीलता है कि नहीं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि नहीं। और अगर प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है तो फिर इस सोच का कोई मतलब नहीं हो जाता, बस किताबों की बातें होती हैं। हम कितना भी धर्म ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे मन में प्रेम का भाव नहीं है तो फिर उन धर्म ग्रंथों का कोई मतलब नहीं हो जाता। तो इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ जो भी लिखे गए वो हजारों साल पहले लिखे गए, सैकड़ों साल पहले लिखे गए। और किसने लिखा? इंसान ने ही लिखा, इंसान के लिए। और उसके बाद क्या उसको धार्मिक रंग दिया गया। और मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मेरे कहने का मतलब है कि जहां मानवता नहीं है वहां धर्म का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए आज की प्रगतिशील दुनिया में ऐसी खुली सोच के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और गूगल और यूट्यूब ने तो हमें इतना एक दूसरे के करीब ला दिया है। फेसबुक का सबसे अच्छा पहलू है कि आपके बचपन के भी दोस्त आपसे फेसबुक पे मिल जाते हैं, कितनी खुशी होती है। तो मैं तो इसको बहुत धार्मिक कार्य मानता हूँ, फेसबुक का या गूगल का या यूट्यूब का, जिसने इंसानों को मिलाया है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और आज की ऑनलाइन दुनिया में हमें आगे सोचकर चलने की जरूरत है। आगे का सोचना है, अभी करना है, और जो पीछे बीत गई सो बात गई, वो तो सही बात है, लेकिन क्या बात है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं उनसे सबक लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम सबक नहीं लेते हैं तो हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि जीवन हमेशा चलता रहता है, जीवन में रफ्तार होती है। तो इसीलिए इस रफ्तार वाली जिंदगी में अगर समय अगर आगे बढ़ता जा रहा है और हम एक ही जगह खड़े रहेंगे, तब तो समय हमसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए हमारे में भी रफ्तार होने की जरूरत है। और एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? अच्छी बातें सोचना किसी के बारे में, यही तो पॉजिटिव थिंकिंग है। और प्रगतिशील होना, यही तो पॉजिटिव थिंकिंग है। और कोई बड़ी बात होती नहीं है। बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। मैं सबों को सलाम करता हूँ, सब लेखकों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कही है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि सकारात्मक सोच जो है, आपका एंड जो होता है, आपकी मंजिल जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और तब किसी मुकाम पर पहुंचने का आप सपना देखते हैं। दूसरी बात होती है कि हमारा इतिहास कैसा रहा है। प्राचीन इतिहास, मुगल कालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जो भारत के संदर्भ में मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि प्राचीन इतिहास में क्या हुआ, तो उसके लिए बहुत गहन अध्ययन की जरूरत नहीं है। और
आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि प्राचीन इतिहास में लोग कैसे रहते थे, समय कैसा था, और उसके लिए हमारे भारत में एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी हैं जो स्कूल लेवल पे चलती हैं, तो काफ़ी कुछ पता चलता है। लेकिन क्या होता है कि एनसीईआरटी की किताबें जो लिखी गई हैं, कितनी बार इतिहास जो विषय है उस पर बहुत विवाद भी हुआ है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ और भी किताबें पढ़ें, क्योंकि ये तो सेट सिलेबस की किताबें होती हैं। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़कर, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है, तो वो आप पढ़ें, या रोमिला थापर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 है, वो आप पढ़ें, और बहुत सारी किताबें हैं। मैंने तो केवल 2-3 किताबों का नाम लिया है। तो आप पढ़ते हैं तो आपको तरह तरह का एंगल मिलता है। शैडो लाइंस आप अमिताभ घोष की पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत का जो विभाजन हुआ 1947 में, कितनी त्रासदी हुई, कितने लोग मारे गए। खुशवंत सिंह की किताब अ ट्रेन टू पाकिस्तान, जिस पर पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था, फिर बाद में वो रिलीज हुआ। तब क्या है कि आप जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपके सोचने का दायरा बड़ा होगा, आप नई सोच में आएंगे, कितनी बार नई जानकारी आपको मिलेगी, और कितनी सरकारों ने इतिहास को गलत ढंग से सिलेबस बनाकर बुक में लिख दिया है। मैं खुलकर बोल रहा हूं, इसलिए यह देखना पड़ेगा कि कितना सही और कितना गलत है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपकी सोच में भी विस्तार आता जाएगा, आप तर्क करेंगे, आप सवाल करेंगे, और सवाल करना बुद्धिमानी की निशानी है। लेकिन सवाल तभी करना चाहिए जब समझने की इच्छा हो, क्योंकि बेवजह बहस करने का कोई मतलब नहीं होता। जब हम बहस करते हैं तो उससे एक निष्कर्ष निकलना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हम किस परिणाम पर पहुंच रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। तो इसीलिए प्राचीन इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, फिर मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री, अंग्रेज जब आए, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद से जो समय चला और आज तक जो आया है, यह मॉडर्न इंडिया है। तो मॉडर्न इंडिया के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और when you get to know all these things, then you feel enlightened, आपको अच्छा लगेगा। और मैं हिंदी और इंग्लिश के साथ मिक्स करके बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में हिंदी हमारी भाषा है और इंग्लिश हमारे लिए एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज के रूप में है, क्योंकि करियर बनाने में इंग्लिश की भी ज़रूरत होती है। इसलिए भाषा के विभाग में नहीं पढ़ना है, बल्कि ज्ञान में आगे जाना है। हमें ज्ञान लेना है, और ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, हम ज्ञान लेते रहते हैं, तमाम जिंदगी हम कुछ सीखते रहते हैं। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति को समझने के लिए भारत के इतिहास को भी समझना बहुत जरूरी है। कैसे कैसे हमारे देश में बदलाव आया, और फिर कैसे कैसे चीजें बदलती चली गई। दूसरी बात होती है कि हमारा विकास कैसे हुआ है, इतने सालों में हमारे यहाँ क्या विकास हुआ है। 1947 में हमें आज़ादी मिली, और आज हम एटॉमिक पावर के रूप में दुनिया के सामने खड़े हैं। सभी सरकारों ने अपने ढंग से कुछ न कुछ किया है, और कोई भी सरकार दोस्तों परफेक्ट नहीं होती। तो लूप होल्स होते हैं, खामियां होती हैं। कोई सरकार बहुत आगे बढ़ती है, कोई सरकार डरी रहती है विश्व समुदाय के सामने, तो ऐसा होता है। लेकिन तब यह है कि आप नई पीढ़ी के लोग हैं, और आपको जीवन में आगे बढ़ना है, और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी सोच में वो पैनापन हो, वो बुलंदी हो कि हमारा देश भारत नई ऊंचाइयों को छुए। और उसके लिए धार्मिक उन्माद से आपको बचना पड़ेगा। सभी धर्म के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण ये धर्मांधता बढ़ती है, धार्मिक कट्टरता पनपती है। और धर्म के नाम पर जितना दुनिया में दोस्तों कत्लेआम हुआ है, उतना किसी कारण नहीं हुआ है। जबकि धर्म कहता है, सच्चाई का पाठ पढ़ाता है, मानवता का संदेश देता है। लेकिन तब मेरी धर्म गुरुओं से ये प्रार्थना है या अपील है कि वो आज के संदर्भ में अपने धर्म की व्याख्या करें, किसी भी धर्म के आप हो। लेकिन जो धर्म में, धार्मिक किताबों में जो बातें हिंसा का संदेश देती हैं, उस हिंसा से आज की पीढ़ी को आपको सही संदेश देने की जरूरत है, और ऐसी बातों से किनारा करने की जरूरत है। नहीं तो क्या होगा कि आज की पीढ़ी आपको कभी भी सम्मान नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपको भी वो विवादों के घेरे में रखेगी, क्योंकि आप एक जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपने समाज को सही संदेश नहीं दिया है। दूसरी बात होती है कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? संवाद होता है। आजकल ये बड़ा कॉमन वर्ड हो गया है, कम्युनिकेशन स्किल्स।
तो क्या होता है कि हम अपनी बात जो दूसरों को कहते हैं तो यह कम्युनिकेशन नहीं है, यह वन साइडेड है। मैंने अपनी बात आपको कह दी, आपने मेरी बात जब सुनी और आपने जब जवाब दिया तो इसको कहते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन। और इसकी पढ़ाई मैनेजमेंट में बहुत होती है, कितने चैप्टर्स कम्युनिकेशन पे होते हैं। कहने का मतलब कि आप कम्युनिकेट कर पाए अपनी बात को तो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरा आपकी बात को समझ रहा है, जवाब दे रहा है, तो ये कंप्लीट कम्युनिकेशन हुआ। तो क्या होता है, भाषा को इसमें नहीं लाना चाहिए। आपको फ्रेंच का ज्ञान है, बहुत अच्छा, फ्रांस में जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं। आप स्पेनिश जानते हैं तो आप स्पेन में जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपको आसानी हो जाती है। तो इसीलिए यह विरोधाभास नहीं रखना चाहिए मन में कि नहीं ये भाषा हमारी है, ये भाषा उनकी है। भाई हम सभी तो मानव हैं, और जहां मानवता की भावना नहीं होती वहां तो फिर धार्मिक बातों का भी कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए मन को खुला रखने की जरूरत है, क्योंकि मन जब खुला रहेगा तो हम आगे देखेंगे कि हमें जीवन में करना क्या है। तो इसीलिए भाषा विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको यूज कर रहे हैं। आपकी हिंदी अच्छी है, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश भारत में एक जो कॉलोनियल माइंडसेट जो बैठ गया है कि इंग्लिश एजुकेटेड जो होते हैं वो ज्यादा हाई क्लास के होते हैं, बहुत हाई फाई होते हैं, यह गलत सोच है। इसीलिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व होना चाहिए। हमारी इंग्लिश अच्छी है तो हमें संवाद में, जहां लोग अंग्रेजी ही समझ पाते हैं तो उनसे संवाद करने में हमें आसानी होती है। हिंदी भाषा में भी कितने शब्द ऐसे हैं जो बहुत आसानी से हम बोल लेते हैं और समझ में भी आ जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जिसने सभी देशों से वर्ड्स लिए हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया पर राज किया है। तो वहां राज करने के लिए उन्हें वहां की लोकल भाषा का ज्ञान होना जरूरी था। तो उन्होंने एक अपनी फौज तैयार कर ली और उसके बाद क्या हुआ कि वो उसी देश की भाषा में कम्युनिकेट करने लगे, तो जिसके कारण उनकी डिक्शनरी में उन्होंने वहां के वर्ड्स भी डाल दिए। तो आप इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, कोई हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए कि आप इंग्लिश नहीं जानते, आप हिंदी बोलते हैं। चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए, उनकी अपनी भाषा इतनी डेवलप कर चुकी है कि उनको किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन तब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन जो इतना लंबा रहा है तो उसका असर हम पर भी तो पड़ा है। और हिंदी भाषा में विज्ञान उतना विकसित नहीं हो पाया है आज के जमाने के अनुसार, इसीलिए इंग्लिश का नॉलेज हमें हेल्प करता है। इसलिए जब कम्युनिकेशन की बात होती है तो उसमें कोई भाषा विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के जो सो कॉल्ड क्वालिफाइड लोग हैं वो इंग्लिश में बोल के अपने आप को अपर क्लास का समझते हैं, अपने आप को हाई फाई समझते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं और दूसरों को वो निचली निगाह से देखते हैं। यह गलत बात है और यही होता है कॉलोनियल माइंडसेट कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी इतना हावी हम पे हो चुकी है कि हमें अपनी संस्कृति का ही आभास नहीं होता, हमारे अपने देश का ही आभास नहीं होता। खैर, देशभक्ति अच्छी बात है, लेकिन तब क्या होता है जब हम बड़े दायरे में सोचते हैं तो फिर विश्व भक्ति की भावना हमारे अंदर आती है और इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं बहुत कुछ कहती हैं। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहूंगा क्योंकि समय फिर लग जाएगा। तो मैं अपने दूसरे वीडियोस में, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर पे भी वीडियो बनाया है कि उन्होंने नेशनलिज्म पर क्या कहा है, तो वो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी, और बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है मैं अपने वीडियोस में डालता रहता हूं। और मैं सोचता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े, नई सोच में जिए और नई पीढ़ी को नई सोच में जीने की जरूरत है, क्योंकि तभी जीने का दोस्तों मजा आता है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।